मैंने सुना था कि बंगाली तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं इसी वजह से बंगाली से बहुत खौफ खाती थी। लेकिन जब मेरी शादी बंगाली लोगों में हुई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि आज मेरी पहली रात थी और पति ने आते ही मैं जो ही हूँ। हम बहुत ज़्यादा गरीब थे और रेलवे के करीब की आबादी में रहते थे। यहाँ पर ज़्यादातर घर बंगाली के ही थे। वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए पूरा दिन गली में शोर रहता था। माँ कहती थी कि बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चे हैं। मेरे पिताजी की एक बंगाली के साथ बहुत दोस्ती थी। वह हमारे पड़ोसी भी थे। मेरे पिताजी ने कहा कि हम बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आती क्या करें। बेटी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन दहेज ही जमा नहीं हो रहा है तो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि बिटिया तो दहेज के साथ ही जाती हैं। लोग दहेज के साथ बेटियां ले जाते हैं। उस बंगाली ने कहा कि ये तुम्हारे यहाँ ही दहेज की मुसीबत है, हमारे यहाँ तो लड़का सारा कुछ खुद ही बनाता है। मेरे पिताजी ये सुनकर हैरान रह गए। उसने बताया कि कुछ बंगाली होते हैं जिसमें लड़का दहेज भी खुद बनाता है, लड़की के लिए सोना भी बनाता है और लड़की के घर में जो खाना पकता है उसके पैसे भी देता है। और उसके अलावा अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसके पिता अगर कोई और शर्त रखना चाहे तो वह भी लड़कों को पूरी करनी पड़ती है। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी की शक्ल और सूरत तो बहुत ही अच्छी है, अब शादी की उम्र भी हो गई है। उसकी माँ कहती है कि इसकी शादी के बारे में सोचो, शादी होते होते भी 2-3 साल लग जाते हैं। अगर उम्र निकल गई तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। पिताजी को उनके दोस्त ने कहा कि तुम बंगाली में शादी क्यों नहीं करते, लेकिन पिताजी ने कहा कि हम लोग तो बंगाली में रिश्ता कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, बंगाली रिश्ता ले लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका एक जवान बेटा है, बहुत ही ज्यादा नेक है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर लो। दहेज और सोना भी वह खुद ही बना देंगे, तुम्हारा तो कोई खर्च ही नहीं होगा। फिर पिताजी को ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात माँ से कही तो माँ ने कहा कि हमारी बेटी उस माहौल में कैसे रहेगी। पिताजी ने कहा कि आजकल सबका माहौल एक जैसा ही हो गया है, हर घर में फोन है, कौन सा वह लोग पहाड़ पर रहते हैं, अच्छा भला घर है उनका, ज्यादा से ज्यादा क्या बस पर्दा करवाएंगे, तो ये हमारे यहाँ भी करती हैं और पर्दा करना अच्छी बात है। माँ पिताजी इस बात पर इत्मीनान हो गए, क्योंकि उसमें कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था। और लड़के की तस्वीर दिखाई तो वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। लड़के की माँ भी जिंदा थी, सिर्फ उसका एक बाप था। उन लोगों को शादी की जल्दी थी, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि शादी 1 माह में हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि आप लिस्ट बना दें, आपको जो भी सामान चाहिए आप उसमें लिख दें, हम लड़की के लिए वह सारी चीज ले लेंगे। हम लोग तो खुशी से निहाल हो गए। पिताजी ने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया। उन लोगों को कोई मसला नहीं था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 6 तोले सोना पहन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग तो खुश हो गए, हमें तो लगा था कि वह 1 तोला भी पहना दे तो बड़ी बात है, वह तो 6 तोले सोना पहना रहे थे। उन्होंने खाने के पैसे, जिसको वह रिसेप्शन कह रहे थे, मेरे पिताजी को 2 लाख रुपया भी दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई आपकी शर्त है, तो हमने कहा कि बस बेटी को खुश रखें और हमारी कोई शर्त नहीं है। पर मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि हम सब यही सोचते थे कि बंगाली हर मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं, उनके अपने वसूल होते हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा तंग माहौल होता है, वह पर्दा करवाते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि बंगाली ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहादुर होते हैं और औरतों का ख्याल रखते हैं। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब किस्म के ख्याल आ रहे थे। मैं नहीं जाना चाहती थी इतना दूर, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं इतना दूर नहीं जाना। लेकिन माँ ने समझाया, मम्मी ने कहा कि बेटी चाहे पास ही वाले घर में क्यों ना चली जाए, मायका तो पराया हो जाता है।
उन्होंने कहा कि ससुराल तो सबका एक जैसा होता है और मर्द का क्या है, उनकी एक ही दुखती रग होती है, प्यार से पेश आना, उसकी हर बात मानना, उसकी इज्जत ख्याल रखना। 10 बातें तो उसकी मान लेना, 4 बातें वह तुम्हारी भी मान लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं विदा होकर चली गई। मेरे लिए वाकई उन्होंने सारा सामान भी लिया था, घर भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। मेरा पति भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उसका नाम गौतम था। 1-2 हफ्ते तो सुकून से गुजर गए, पर एक दिन मैंने गौतम को एक अजीब काम करते हुए देखा। उसने आंगन में एक चारपाई बिछाई हुई थी, रात हो चुकी थी, सारे काम मैंने खत्म कर दिए थे। वह उस चारपाई पर थोड़ी देर के लिए बैठा था, ये तो उसकी रूटीन थी, लेकिन आज वह चारपाई के पैर के ऊपर अजीब सा कोई तेल लगाने लगा, जिसकी इतनी तेज बांस की सीधी नाक में जा रही थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगा कि वह तुम दूर से आई हो ना, तुझे पता नहीं, ये रिवाज होता है, सोने से पहले चारपाई के पैर के ऊपर ये एक एक खास किस्म के तेल को लगाया जाता है ताकि कोई कीड़ा या मक्खी वगैरह ना आए। मैंने कहा कि लेकिन इसकी इतनी बदबू आएगी तो हमारे ही दिमाग में जाएगी। गौतम ने कहा कि तुझे अभी बुरी लगेगी, उसके बाद इसकी आदत हो जाएगी। इसके बहुत फायदे हैं, इसको लगाने से नींद भी अच्छी आती है। मुझे लगा शायद वाकई ही कोई रिवाज है, खैर बर्दाश्त करके बैठ गई। गौतम ने कहा मेरे थोड़े पांव दबा दो। मैं उस तरफ ही बैठी थी जहां उसने तेल लगाया था और वह बदबू आकर सीधी मेरी नाक में जा रही थी। उसके बाद कहने लगा कि पिताजी की तबीयत खराब है, थोड़ा उनके भी पांव दबा दो, फिर आकर सो जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ससुर के कमरे में चली गई। दरवाजा खुला हुआ था और मेरा पति बाहर ही बैठा था, इसलिए मुझे डरने की क्या जरूरत थी। मैंने ससुर के पांव दबाए, लेकिन उसके बाद मुझे अचानक से सर दर्द हुआ और फिर मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने गौतम से कहा कि रात को क्या हुआ था, तो उसने कहा कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर कमरे में ले आया। अपना ख्याल किया करो। गौतम मुझे बहुत मोहब्बत करता था। अपने बाप के साथ तो वह बंगाली जबान में ही बात करता था, लेकिन मेरे साथ हिंदी में बोलता था, पर मुझे पता नहीं चलता था कि वह बाप बेटा आपस में क्या बात कर रहे हैं। मैं परेशान तो बहुत थी, लेकिन मुझे हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि पहले दिन से घर में मेरी शादी एक मसला बनी हुई थी। मैंने तो माँ पिताजी को ये कहते हुए सुना कि क्या करें, कहाँ से लें पैसा, हम तो मुसीबत में पड़ गए हैं। यानी वह मुसीबत मुझे ही कह रहे थे। वाकई बेटियां मुसीबत बन जाती हैं, क्योंकि उनके लिए दहेज बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ ऐसा रवाज था कि लड़का खुद ही बनाता है, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए। वाकई उन्होंने सारी दहेज बनाई थी और सारी चीजों की क्वालिटी भी अच्छी थी। माँ को फोन करके बताती थी कि मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ कि गौतम ने कहा ससुर के पांव दबा दो और फिर से बेहोश हो गई। अब तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो जाता था। गौतम मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहा था, लेकिन घर में एक दाई को ले आया। उसने कहा कि कहीं तुम्हारा पाँव तो नहीं भारी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने मुझे चेक किया और कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है तुम इधर के माहौल में थोड़ी सी गड़बड़ा गई, तो कुछ दिन तक ठीक हो जाओगी। यहाँ का पानी, मिट्टी, हवा, यहाँ की खुराक, सब कुछ तो अलग है। अब थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे जिस्म को सेट होने में, इसलिए परेशान नहीं होना बेटी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद यही वजह है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन गौतम मेरे ससुर को आंखों ही आंखों में इशारा करता था। वह लोग एक दूसरे से खुलकर बात करते थे, क्योंकि मुझे तो उनकी जबान समझ नहीं आती थी। मौसम बदलने लगा तो गौतम ने चारपाई को कमरे में ही रख लिया, जबकि कमरे में बेड भी थी।
लेकिन वह उस चारपाई के ऊपर रोज वही तेल लगाता था। उसके घर में लोगों का आना जाना बहुत कम था। मैं किसी से पूछना चाहती थी कि ये तेल सारे ही लगाते हैं या कहीं गौतम ही ये सब कुछ कर रहा है। हफ्ते में 4 बार मैं बेहोश हो रही थी। अभी तो मेरा खाना पीना भी ठीक था कि उनके घर में तो हमेशा मछली ही बनती थी। हमारे घर में इतनी दौलत नहीं थी। हम लोग दाल खाकर ही गुजारा करते थे। यहाँ आकर तो मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? यहाँ की औरतें मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। ऐसा लगता था कि किसी जानवर को चिड़ियाघर में बंद कर दिया है और सारे उसे देख रहे हैं। वे कह रही थी कि कहाँ से लाए हो उसको, ये यहाँ पर कैसे रहती है? वैसे इस हवाले से मुझे कोई मसला नहीं था। मेरा पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था। अगर मुझे बाजार जाना होता तो मुझे किसी औरत के साथ भेज देता था, लेकिन मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। मैं वैसे भी उसके हाथ से अपनी पर्सनल चीज तो नहीं ले सकती थी। ससुर भी अपने काम से काम रखते थे। खाना पीना उस घर का अच्छा था। जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था उससे मैं काफी परेशान थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ा शक बैठ गया। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे पर अजीबो गरीब निशान थे। मैंने गौतम से कहा कि ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। रात को तो मैं ठीक थी, पर कब बेहोश हुई थी ये किस वक्त हुआ? तो गौतम मुस्कुराकर वहां से चला गया। मैंने कहा मेरी बात का जवाब तो दे दो। कहता था कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें किसी बात का पता नहीं है। ये बोलकर वहां से चला गया और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि वह सब कुछ कब हुआ था। एक बार एक औरत घर आई। मेरे ससुर भी नहीं थे और गौतम भी बाहर था। उसने मुझे कहा कि चीनी, तो मुझे समझ आ गई कि वह शक्कर मांगने आई है। फिर मैंने उसे चीनी दे दी तो उसने चारपाई की तरफ देखा और कहा कि ये क्या हुआ है? मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तेल लगाने की वजह से चारपाई का सारा पाया बिल्कुल ही गंदा हो गया था। मैंने कहा कि वह तेल इस पर लगाते हैं, इसलिए तो। बोली कौन सा तेल? मैंने कहा कि जो यहाँ पर लगाया जाता है वही वाला। उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, इधर उसको धोल दो, नहीं तो चारपाई खराब हो जाएगी। वह कच्ची पक्की हिंदी में बोल रही थी। मुझे उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि वह ये कहना चाह रही थी कि इस पर तेल क्यों लगाया है। और जिस तरह वह हैरान हुई थी, उसका मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर गौतम ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं ससुर के कमरे में जाते ही मैं बेहोश क्यों हो जाती थी? मेरे सर में दर्द होता था कि मुझे मुझे अपना आपा संभाला नहीं जाता था। रात में मैं बेहोश रहती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शादी हुई थी। गौतम ने अभी तक मायके नहीं भेजा था। उसने कहा था कि बार बार नहीं भेज सकता। माँ पिताजी तो चुप थे, क्योंकि वह कहते थे कि हम लड़की वाले हैं, ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे लिए ही मसला होगा। मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से जाने का, पर कोई जाने ही नहीं दे रहा था। शादी को 5 महीना हो गए थे। 5 माह में इंसान एक चक्कर तो लगा ही लेता है। मैं यहाँ पर परेशान भी बहुत थी, लेकिन फिर भी गौतम ने कहा कि इतनी दूर तुम्हारा घर है, फिलहाल मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। अगले महीने में तुम्हें ले जाऊंगा, फिर बेशक 3 महीने तक रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात पर खुश हो गई कि चलो देर से ही सही, पर महीने के लिए जाऊंगी। पर जाने से पहले मुझे ये जरूर जानना था कि इस घर में क्या हो रहा था। एक दिन गौतम से कहा कि दिल घबरा रहा है, तो उसने कहा कि पास वाली आंटी के घर चली जाओ। उनके पास गई तो उनकी बहू पढ़ी लिखी थी। उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। उसने कहा कि कैसी हो? तो मैंने कहा ठीक हूँ। उसने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा पति अपने बाप पर नहीं गया। मैंने कहा क्या मतलब है? बोली तुम्हारा ससुर बहुत ही जालिम आदमी है, सारी जिंदगी अपनी बीवी को मारता रहा, यहाँ तक कि मार मार कर उसकी जान ले ली। उसकी चीखों की
आवाज़ पूरे मोहल्ले में आती थी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरा पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह इस तरह की कोई हरकत नहीं करता है। जब से आई हूँ मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, हर बात मानता है। उसने कहा कि अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि बेटा बाप पर जाए। तुम्हारे पति के हवाले से कोई बात हमने नहीं सुनी। इस मामले में वह अच्छा है। बस अपने घर में खुश रहो। मैंने कहा कि मैं बोर हो जाती हूँ। उसने कहा जब भी तुम्हारा दिल करे इधर आ जाया करो। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को हिंदी आती है, क्योंकि स्कूल में हिंदी सीख सकते हैं। मैंने मैट्रिक किया है इसलिए आती है हिंदी। एक रात गौतम ने फिर से वही तेल लगाया और मैं थोड़ी देर कमरे में बैठी रही। उसके बाद गौतम ने कहा कि जाकर ससुर के पांव दबा दो। जब ससुर के कमरे में गई तो वह बेड पर लेटे थे, पर उनके पांव दबाने से पहले ही मेरा सर चक्कर आने लगा था और मैं फौरन बेहोश हो गई थी। लेकिन मैं बेहोश सिर्फ उनके सामने हुई थी। दरअसल मैंने अपने नाक में रुई डाल ली थी और मैं मुंह से सांस ले रही थी। मैंने ये प्लान बनाया था। मैं देखना चाहती थी कि क्या होता है। जब नाक में रुई डाली तो उसके बाद बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई। इसका मतलब कि मैं बेहोश उस तेल की वजह से ही होती थी। उसकी इतनी ज़्यादा तेज बदबू थी। गौतम ने कहा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं हुई थी। मैं बेहोश हुई तो मेरे ससुर ने गौतम को आवाज़ दी। मैं सब कुछ सुन रही थी और बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। गौतम वहां पर आया और मेरे ससुर ने कुछ कहा। शायद उनका मतलब था कि ये बेहोश हो गई है, उसे उठाकर ले जाओ। यानी वह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी तो मुझे उठाने के लिए मेरे पति को बुलाया था। लेकिन मैं हैरान रह गई कि मुझे मेरे पति ने उठाया तो अपने कमरे में नहीं ले गया, बल्कि मुझे मेरे ससुर के बिस्तर पर लेटा दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन कमरे में सिर्फ मैं और ससुर थे। मुझे थोड़ी हलचल की आवाज़ आई। शायद वह बाथरूम में गए थे। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और देखा कि गौतम तो बाहर सुकून से बैठकर अपने मोबाइल में बिजी था। मुझे अपने बाप के साथ कमरे में बंद करके इसका क्या मतलब था, मैं समझ गई थी। मैंने शोर करना शुरू कर दिया और पास वाली उस दाई माँ के घर चली गई जो मुझे चेक करने के लिए आया करती थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उसकी बहू को मेरी जुबान समझ आ रही थी। वह लोग हैरान रह गए और मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। वहीं से फ़ोन करके अपने पिताजी को बुलाया। उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाएंगे, पर उनको तो आते सुबह हो गई। मेरे पिताजी पुलिस में कंप्लेंट कराने चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इधर पुलिस कंप्लेंट नहीं चलती, यहाँ पंचायत होती है। शाम तक पंचायत बैठ गई। मुझे वहां पर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरे पिता गए थे और उन्होंने पंचायत में जाकर सब कुछ बता दिया था। हम लोग बुरी तरह परेशान थे। मेरे पति ने शायद मेरे साथ ये इसलिए किया था क्योंकि मैं उसकी जात की नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये तो वैसे ही बाहर वाली है, इसके साथ यही करना चाहिए। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे साथ गलत कर रहे थे। जो तेल वह चरपाई पर लगाया करता था उस तरह का वहां कोई रिवाज नहीं था। बस वह मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, जहां तक हो सके हमेशा हमें अपने बिरादरी में ही शादी करनी चाहिए और माँ बाप को शादी करने से पहले हमेशा चाहिए कि वह अपनी बेटी के ससुराल की अच्छी तरह छानबीन कर लें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि हर हाल में अपनी औलाद जैसे लड़कियों को इज्जत दें। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।